सभी ने पढ़ा टेंस। टेंस के 3 काइंड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड ईच टेंस हैज़ इट्स 4 फॉर्म्स। इन सभी की 4 फॉर्म होती है। नंबर फर्स्ट इंडेफिनेट, ये सिर्फ हमको ये बताता है सिर्फ एक्शन एंड इवेंट के बारे में, जैसे कि ही गोज टू। असहयोग आंदोलन चलाया था, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। और फिर नेक्स्ट आता है अपूर्ण काल। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक कंबाइन क्लास रखेंगे। इसमें कुछ अन्य टीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर का नाम है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखेंगे फार्मूला बेस्ड। तो ये जो चैप्टर है दरअसल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि मैं बात करूँ इसमें क्लास, तो ये क्लास से 4th से ही स्टार्ट हो जाता है ये चैप्टर, और 5, 6, 7 और 8, इससे ऊपर की 9th 10th सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा वैलिड है। आप इस क्लास को अवश्य देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखें, सबसे पहले हम बात करें यदि अपने फॉर्मूले की, तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जिसको हम कहते हैं हिंदी में साधारण ब्याज। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दी है इसकी। अभी हमें समझना होगा कि P क्या है। दरअसल P का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल यानी कि इसको हम मूलधन कहते हैं, मूलधन। इसके बाद में R है, R मतलब रेट। रेट का मतलब होता है दर, जिस रेट पे हम कोई पैसा कर्जा उधार ले रहे हैं वो क्या रेट है। इसके बाद में T मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। तो कितने समय के लिए हमने पैसा उधार लिया है। हम इस फॉर्मूले के हेल्प से हम अपना सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे यानी कि ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज जो निकालने का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। इसके आगे अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं डायरेक्टली। हम क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं देखिए। यदि मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में ए पर्सन इन्वेस्ट्स 1200 रुपये यानी कि 1200 एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ कितनी रेट पर 7% और पर एनम और हाउ मच इंटरेस्ट विल ही अर्न आफ्टर 5 ईयर्स। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ए पर्सन इन्वेस्ट 1200 रुपये एट ए SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कितना रेट दे दी है 7% पर एनम। पर एनम मतलब वार्षिक रूप से ब्याज है। और हाउ मच इंटरेस्ट विल ही अर्न, कितना ब्याज वो कमाएगा आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद में। देखिए, सबसे पहले हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं जो हमें दे रखी हैं। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लिख देंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास में। देखिए, सबसे पहले हमको प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है। हमको प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि हमारे पास P वैल्यू है, कितना है 1200 रुपये। इसके आगे आपको दिख रहा है कि रेट भी है इसमें, यानी कि रेट या इसको हम R कह सकते हैं। ये है 7% पर एनम। इसके आगे नेक्स्ट जो दे रखा है हमें, टाइम पीरियड भी है,
t इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो 5 सालों का टाइम पीरियड भी दे दिया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब हमें फॉर्मूले का यूज़ करना होगा इसमें, तो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। देखिए पी कितना है वैल्यू 1200, आर कितनी है 7 इंटू 5 अपॉन में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12 पंजे 60 और इंटू 7 अपॉन में 1 है केवल। अब इसको 1 को रिमूव कर देंगे तो 6 सत्ते 42 यानी कि 420 रुपये। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आता है वो कितना आया है 420 रुपीज़। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसका सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 ये है इफ अ सम ऑफ 800 रुपीज earns a total interest of 240 रुपीज़ in 4 years, what is the rate of interest? What is the rate of interest? ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, फिर से हमें वही काम करना है। देखते रहिए क्वेश्चन में, आप एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। कोई ये कह रहे हैं कि जो हमारा टोटल अमाउंट है सम ऑफ इतने अर्न्स इन ए टोटल इंटरेस्ट यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू जो है 800 रुपये है और ब्याज आया उसका 240 रुपये। तो टोटल अमाउंट बन गया होगा हमारे पास में इन 4 ईयर्स व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमको सॉल्यूशन लिखना होगा सबसे पहले। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमको ये लिखना होगा कि क्या क्या हमको गिवन है। गिवन में क्या है हमारे पास रेट हमको निकालनी है और हमारे पास में ऑलरेडी कितना आ गया है 4 ईयर्स टाइम है। तो गिवन में t इज इक्वल टू 4 ईयर्स और रेट हमको फाइंड आउट करना है इसमें, क्योंकि रेट हमारे पास है नहीं। इसके बाद में टोटल रुपए हमारे प्रिंसिपल वैल्यू भी दे रखी है हमको, कितना है 800 रुपीज़। इसके बाद में और क्या है हमारे पास SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 240 रुपीज़। तो फॉर्मूले में रखेंगे, इसलिए वी नो दैट, यहाँ पे लिख देंगे हम वी नो दैट, हम क्या जानते हैं SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। फॉर्मूले में हम इनको वैल्यू को रखेंगे, जो वैल्यू हमको निकालनी है उनको यूज़ करेंगे। SI वैल्यू दे रखी है हमारे पास 240, P कितना है 800 और R कितना फाइंड आउट करना है। T मतलब समय 4 साल अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद में R हमको निकालना रह जाएगा तो हम इसको यहाँ से डबल एरो करके लिखते हैं 240 इज इक्वल टू 8 इंटू R इंटू 4, या हम इसको लिख सकते हैं कितना 8 इंटू R इंटू 4 इज इक्वल टू 240। अब यहाँ से R की वैल्यू निकालने के लिए आप क्रॉस वाला रूल लगा देंगे, जो इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा। 240 अपॉन 8 इंटू 4, तो देखिए कितने बार कट गया 4 से
4 6 24, तो हमारे पास में ये आ गया 60/8। तो इसको 2 से कट कर देंगे 30/4, या हम कह सकते हैं 4 7 28 बटे कितना 4, या हम इसको लिख सकते हैं इतना परसेंट, यानी कि 7.5% हमारी क्या होगी, इसकी रेट निकल करके आ जाएगी। चलिए, यहाँ तक आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन अभी कराते हैं, इसको उतार लीजिए आप इतने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, you borrow 4500 इतने रुपीज़ एट 9% पर एनम। एट 9% सिंपल इंटरेस्ट for 3 years. How much interest? इसको मिटा देते हैं हम नीचे, ये यूज़फुल नहीं है, पिछले लास्ट क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन है ये। How much interest will you need to pay by the end of the loan term? देखिए, हमें क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं पढ़ना, डिटेल में नहीं जाना है। हमको दरअसल क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अपनी मेन यूज़फुल चीज़ें देखनी है कि हमारे अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको मिली हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो टोटल अमाउंट कितना है, आपने उधार कितना लिया, सॉल्यूशन डाल करके लिखेंगे हम। आपको सबसे पहले यही देखना है कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है नहीं, तो गिवन में आप डाल करके लिखेंगे P = 4500, और इसके आगे है रेट दे रखा 9%, और कितना टाइम पीरियड है 3 इयर्स। तो ये आपके पास में क्वेश्चन बन गया। तो आप लिख देंगे वी नो दैट SI = PRT/100। P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 4500, R कितना है 9% पर एनम, और ये टाइम पीरियड कितना है 3 साल, तो 3 साल के इधर कर देंगे। अब SI हमको निकालना है, तो आप 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए। 45 × 9 × 3, इसकी मल्टीप्लाई करके ही हमारा आंसर आ जाएगा। 9 3 जा 27। चलिए इसकी करते हैं पहले 3 × 5 में। 3 5 जा 15, 3 चौक 12, 12 और 1 13 × 9। SI = 9 पंजे 45 का 5 बचे 4, 9 तिया 27, 27 और 4 31, बचा 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12, 1215 रुपये हमारा क्या बैठ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके आगे एक और क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे हम होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 4,
ए सम ऑफ मनी इज invested at 5% per annum for 6 years। 6 सालों के लिए कोई धन जो है इन्वेस्ट किया गया 5% की रेट पर। एंड द इंटरेस्ट earned is 600 rupees। What is the initial principal value? What is the initial, इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन रह गया है। What is the initial principal amount? तो सॉल्यूशन लिख देंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे कभी भी मैथ में आंसर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम मैथ को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक जो है कोई भी मनी है वो इन्वेस्ट की गई है 5% के, गिवन में क्या है हमारे पास, परसेंटेज दे रखी है गिवन में, यानी कि रेट कितना है 5% है पर एनम, और टाइम पीरियड कितना है 6 ईयर्स है, और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो अर्न है वो कितना है 600 रुपये। 600 रुपये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। देन हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। अब वी नो दैट SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो P कितना है हमारे पास, P हमको निकालना ही है। R कितना हमारे पास 5, और T कितना दे दिया हमको 6 ईयर्स अपॉन में 100। SI भी पहले से दे दिया है 600। P इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 100। देखिए यहाँ तक कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे हम देखिए काट देते हैं इसको, 6 से 6 कट जाएगा हमारे पास, यहाँ 100 बचेगा, और इधर आकर के सब मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे कितना 5 इज इक्वल टू P। तो P इज इक्वल टू 20 पंजे 100, हम इसको यहाँ पे काट देंगे 20 बार, 20 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 2000 रुपये। तो ये हमारे पास 2000 रुपये। आप इसको आगे कर सकते हैं, रुपये कितना 2000, आंसर यही है हमारा। इसके आगे घर के लिए जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपको खुद सॉल्व करना है। An investor deposits 3000 रुपये in a bank offering 4% annual। simple interest। How long will it take for the interest to amount to 600। देखिए, अब इसको खुद ही सॉल्व करना है। पहले ही मैं लिख देता हूँ आपको, जो जितनी भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं
सॉल्यूशन डाल करके आपको ही लिखना है डू योर सेल्फ। आपको अपने आप ही सॉल्व करना है इसको। देखें इसमें आपको दे रखी है इतने रुपए प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई है, आर मिल गया यहाँ पे और एस आई मिल गया। अब ये पूछा है टाइम पीरियड, यानी कि इसमें केवल टी निकालना है। आपको फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, अपने आप हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा विद्यालय बंद है पॉल्यूशन के कारण, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं स्कूल बंद करने के लिए, इसलिए हमारा विद्यालय बंद है। और हमारी स्कूल से ही ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आज आपको टेंस पढ़ाऊँगी। तो हम डेफिनेशन देखते हैं टेंस की। टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं काल। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट। टेंस को कहते हैं हम काल। वर्ब जो काल है वो क्रिया को बताता है। विदाउट वर्ब हमारा टेंस अनकम्प्लीट है। बिना क्रिया के टेंस हम बना ही नहीं सकते हैं। टाइम मीन्स उसमें हमारा समय होगा, स्टेट होगा और एक्शन होगा, और इवेंट मीन्स स्थान होगा, कब हो रहा है, ये सब चीज़ें हम उसमें टेंस में हम पढ़ेंगे। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज। काल के 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट पास्ट, जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, मीन्स जो बीत चुका है। प्रेजेंट वर्तमान काल, जो फिलहाल चल रहा है। एंड थर्ड फ्यूचर, भविष्य, जो डिसाइड नहीं है, जो हमने देखा नहीं है। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज। नंबर फर्स्ट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ईच टेंस हैज़ इट्स 4 फॉर्म्स। इन सभी टेंस के चार प्रकार होते हैं, जैसे इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो फिलहाल हम इंडेफिनेट की डेफिनेशन देख रहे हैं। इंडेफिनेट में हम क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते। इट शोज इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द कंप्लीटनेस। ये हमको सेंटेंस में ये नहीं बताता कि हमारा सेंटेंस पूरा हुआ है या नहीं, ये सिर्फ सिंपल ही रहता है। एंड ऑफ एक्शन मीन्स एक्शन का। इट ओनली शोज एन एक्शन एंड इवेंट। ये सिर्फ स्थान बताता है और क्या हुआ है ये बताता है, बस। बाकी इसी को हम इंडेफिनेट कहते हैं। इसी के ही 4 प्रकार होंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। सेकंड है कंटिन्यूअस। इट शोज द एक्शन इज प्रोग्रेस एंड स्टिल इनकम्प्लीट। ये हमको बताता है कि जो हमारा कार्य है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है, बट स्टिल इनकम्प्लीट मीन्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि वह घर जा रही है, वह अब भी घर जा रही है, पता नहीं है घर पहुंची है नहीं पहुंची है। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मीन्स वह गाना गा रही है। ऐसा नहीं कि उसने गा लिया है या गा चुकी है या गा रही थी, मीन्स शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वर्क अब भी कंटिन्यूटी में चल रहा है। एंड थर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट हमको क्या बताता है? इट इंडिकेट्स दैट एक्शन इज कंप्लीट, मीन्स यह हमको ये बताता है कि जो हमारा एक्शन है, जो हमारा कार्य हो रहा है वो कंप्लीट हो चुका है। मीन्स मैंने कार्य कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड वर्क, इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं, आई हैव डन वर्क, या फिर मैंने अपना कार्य कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। पॉइंट नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट शोज दैट द एक्शन हैज़ बीन इन प्रोग्रेस, मीन्स ये हमको शो करता है कि हमारा जो वर्क है वो प्रोग्रेस में है, मीन्स कंटिन्यूटी में चल रहा है। बट सेम जैसे हमने अभी पढ़ा था कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें डिफरेंस ये है, कंटिन्यूअस में तो सिर्फ ये दिखाता है कि वर्क हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी में, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ ऐसे। बट इसमें क्या है, हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है
टाइम भी मेंशन करता है। ये हमको जैसे कि 10 दिन से, कल से, आज रात से, ऐसे इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम मेंशन होता है। कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में यही डिफरेंस है, एक में टाइम मेंशन होगा और एक में टाइम मेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, हम 10 दिन से अंग्रेजी सीख रहे हैं, मीन्स हम 10 दिन से, 10 दिन जो है हमारा ये टाइम हो गया, क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश। तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका यही है, वर्ब में क्या है, किसको लगाने से जो मिलता है हमको वो ऑब्जेक्ट होता है। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 डेज। अब हम फॉर, इसमें हम फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ हम जब करते हैं जैसे कि वह कल से गाना गा रहा है, मीन्स पीरियड ऑफ टाइम जो निश्चित समय है, जैसे कि हमें पता है कल से गाना गा रहे हैं, तो ये टाइम हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ही हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस यस्टरडे, वह कल से गाना गा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें यहाँ पर सिंस यूज़ किया है। और हम 10 दिन से अंग्रेजी सीख रहे हैं, इसमें 10 दिन कब के 10 दिन है, पिछले महीने के 10 दिन हैं, अब के 10 दिन हैं। हमको इसमें कुछ परफेक्शन नहीं है कि 10 दिन कब के हैं, तो इसलिए हमने इस सेंटेंस में फॉर को यूज़ किया है। और परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसमें हम हैज़ या हैव यूज़, हैज़ या फिर हैव यूज़ करते हैं, उसके साथ बीन यूज़ करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस ईटीसी। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट है हमारा वी, हैज़ या हैव वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे कि वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैव यूज़ किया है। बीन हमको कंपलसरी यूज़ करना ही है, हैज़ हो या फिर हैव हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे कि अंग्रेजी सीखना, सीखना मीन्स लर्निंग, ये हमारी वर्ब है इसलिए लर्निंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, इसलिए हमने लर्निंग लगाया है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, जैसे कि हम 10 दिन से अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट टाइम, जो टाइम है वो हम सेंटेंस को देखकर यूज़ करेंगे कि हमको फॉर यूज़ करना है या सिंस। अगर हमारा पीरियड ऑफ टाइम है तो हम सिंस यूज़ करेंगे, और हमारा इंडेफिनिट टाइम है तो हम फॉर यूज़ करेंगे। इसमें हमने फॉर यूज़ किया है क्योंकि हमको 10 दिन पता नहीं है वो 10 दिन कब के हैं, महीने पहले हैं या फिर अब से 10 दिन पहले हैं, इसलिए बचा हुआ हमारा ETC 10 डेज। सो जैसा कि आपने, हम सभी ने पढ़ा टेंस के 3 काइंड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड ईच टेंस हैज़ इट्स 4 फॉर्म्स। इन सभी की 4 फॉर्म होती है। नंबर फर्स्ट इंडेफिनेट, ये सिर्फ हमको ये बताता है सिर्फ एक्शन एंड इवेंट के बारे में, जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही ईट्स द फूड, वह खाना खाता है। एंड सेकंड था हमारा कंटिन्यूस, जो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है बट कंटिन्यूटी में चल रहा है, मीन्स प्रोग्रेसिंग में चल रहा है, उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। जैसे ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है, ऐसे ही। और फिर आता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट में हम देखते हैं जो हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया था, ये सभी जो हैं परफेक्ट में आते हैं। ये भी 3 टाइप के बन जाते हैं हमारे, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। इसमें हम जैसे पहचानेंगे लिया है, दिया है, किया है, गया है, ETC। एंड नेक्स्ट है जिस हम फ्यूचर परफेक्ट होता है, जिसमें चुका होगी, चुके होंगे, ऐसे ही। फिर हमने पढ़ा था परफेक्ट कंटिन्यूस, जो हमारा लास्ट था, इसमें यही था कि ये वर्क कंटिन्यूटी में चलेगा बट इसके साथ टाइम भी मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा था वह 10 दिन से अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम 10 दिन से अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 डेज। स्ट्रक्चर हमने देखा था सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस ETC। इन सेंटेंस में टाइम ज़रूर मेंशन होता है, विदाउट टाइम के ये सेंटेंस हमारा अनकम्प्लीट है। एंड सेकंड एग्जांपल था हमारा
वह कल से गाना गा रहा है। वो कल से गाना गा रहा है, हमको पता है कि, तो ये हमारा डेफिनेट टाइम है। ही हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस yesterday। ऐसे ही, और हम जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे हैव और हैज़। हैव हम जब यूज़ करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल होगा, और हैज़ हम जब यूज़ करते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी का नेम। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी अच्छे रहें घर पे, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप टेंस के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा रखती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण ज़्यादा फैलने की वजह से आपके विद्यालय की छुट्टियाँ हो रही हैं, और हो सकता है आगे भी हों। लेकिन आपको इस बारे में टेंशन या चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी आज से ऑनलाइन क्लास शुरू होती है। जैसे कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ काल क्या होता है, या काल की परिभाषा क्या है, उसके बारे में आप देखें। जैसे काल को इंग्लिश में बोल देते हैं टेंस, ठीक है। फिर इसकी परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया हो चुकी है, हो रही है या आगे होगी, उसे काल कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हो चुकी है, हो रही है या आगे होगी। हमें इस परिभाषा से पढ़ने से ये पता चल गया कि बेटा ये बीते हुए समय की बात कर रहा है, या जो चल रहा है उसकी बात कर रहा है, या जो आगे होने वाला है उसकी बात कर रहा है। अब देखो, काल के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। जैसे भूतकाल नंबर 1, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्य काल। देखो, सबसे पहले जो आता है भूतकाल आता है, यानी जो बीत चुका है हमारे साथ में, है ना। ना ही तो हमने आने वाला समय देखा है, ना ही जो चल रहा है उसे तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन जो भूतकाल है, यानी जो चीज़ हो चुकी है, जिसके बारे में हमें अच्छे से पता है। वर्तमान काल क्या होता है? जो इस समय हम कर रहे हैं या कर रहे हो, यानी जो इस समय चल रहा है। भविष्य काल क्या होता है? जो आने वाला समय होता है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं। देखिए, भूतकाल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में हो जाने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अमन ने खाना खा लिया था, अमन ने खाना खा लिया था, यानी उसने खा लिया है। हम कल दिल्ली गए थे, हम कब गए थे? कल दिल्ली गए थे, यानी ये कौन सी बात है? बीते हुए समय की बात है। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताए थे? काल के भेद, जिसके भेद थे 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। पहला भेद जो होता है वो होता है सामान्य भूतकाल, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य स्थिति में भूतकाल में होने का पता चलता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे महिलाओं ने लोकगीत गाए, है ना। कुली ने सामान उठाया, यानी उसने सामान उठा लिया। फिर नंबर 2 जो है आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे गीता भोजन करके आई है, हम बस से लखनऊ पहुंचे हैं। बेटा 2 हमने काल पढ़ लिए हैं। अब नंबर 3 आता है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण का मतलब आपको पता है, जैसे पूरा होना। पूर्ण का मतलब क्या होता है? जैसे पूरा होना। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, यानी बहुत समय पहले की बात है। ये इसमें जो आ रही है आपकी पूर्ण भूतकाल में, यानी बीते हुए समय की बात आ रही है कि श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। जैसे राम ने रावण को मारा था, है ना, या कालिदास ने विद्योत्मा से विवाह किया था, है ना। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। और फिर नेक्स्ट आता है अपूर्ण काल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके समय में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चलता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं।
आरंभ का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ शुरू कर देना बट उसका खत्म होने का हमें कुछ पता नहीं है। आरंभ कहते हैं शुरू हो जाना, है ना। जैसे जंगल में मोर नाच रहा था, वो नाचना तो शुरू हो गया, अब कब रुकेगा इसका हमें कोई पता नहीं है, इसे क्या कह देते हैं हम, अपूर्ण काल। और दूसरा है सूरज डूब रहा था, है ना, जैसे मैं खेल रहा था या मैं नाच रहा था। नंबर 5, संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह या अनिश्चय होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदेह कहते हैं यानी किसी चीज़ का विचार करना कि ये काम होगा भी या नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं हम, संदेह करना, किसी के बारे में सोच विचार करना। जैसे नेहा खाना पका चुकी होगी, हमें पक्का पता नहीं है कि उसने पका लिया है या नहीं पकाया है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक विचार विमर्श कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, है ना। जैसे माताजी दिल्ली पहुंच चुकी होंगी, अब हमें इस बारे में पक्का पता नहीं है, वो गई तो घर से दिल्ली के लिए है कि वो वहाँ पे पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं। जैसे बच्चे खेल चुके होंगे या माताजी खाना बना चुकी होगी, है ना। नेक्स्ट है हेतु हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में किसी कारणवश पूरा न हो सके का पता चलता है उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। कारणवश कहते हैं जैसे कोई वजह, किसी वजह से कोई कार्य पूरा नहीं होना, है ना। जैसे रुपए होते तो मैं स्कूटर खरीद लेता या खरीद लेती, बट हमारे पास पैसे नहीं है तो हम नहीं खरीद सकते। ये तो स्कूटर की बात है, हम कुछ भी नहीं खरीद सकते अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पैसे होते तो हम अच्छे विद्यालय में एडमिशन ले लेते, है ना, समझ रहे हो ना आप। तो इसमें क्या है, किसी वजह से कोई कार्य पूरा नहीं होना। तो ये मैंने आपको क्या बताए थे बेटा, ये पहले तो हमने आपको काल के भेद बताए और फिर काल के भेद में भी आपको हमने बताए ये भूतकाल के भेद, जो थे 6, है ना। आपने अच्छे से पढ़े, अच्छे से ध्यान दिया, तो आपको इसे घर पर आप इसे ठीक से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, है ना, और अपना ध्यान रखना और घर वालों का भी ध्यान रखना। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप इसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, और आगे की जो बात होगी, अभी हमारे 2 काल और बचे हुए हैं, जैसे वर्तमान काल और भविष्य काल, जो हमें आज के बारे में बताना है और आने वाले समय के बारे में बताना है। तो उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।